मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली से आचार्य राजनीति विज्ञान राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की कार्य एवं शक्तियों का अध्ययन करेंगे। मंत्रिमंडल के कार्यों तथा शक्तियों का आधार वैधानिक न होकर परंपरागत है। जहाँ तक वैधानिक स्थिति का संबंध है, मंत्रिमंडल सम्राट की एक परामर्शदात्री समिति है, किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि सम्राट की सभी शक्तियों का उपयोग कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। राजतंत्र के लोकतंत्र की प्रक्रिया में राजा के पद की शक्तियाँ ज्यों-ज्यों कम होती गई, मंत्रिमंडल की शक्तियाँ वैसे वैसे बढ़ती गई। मंत्रिमंडल की शक्तियाँ निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, कार्यपालिका संबंधी कार्य। मंत्रिमंडल ही ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है और इस रूप में उसके द्वारा व्यापक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना। मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना है। मंत्रिमंडल ये निश्चय करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में इस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। रैमजे मोर के शब्दों में, वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा परिभाषित करता है और यह निश्चय करता है कि देश और विदेश में उत्पन्न प्रत्येक सामाजिक समस्या को किस प्रकार हल किया जाएगा। सेकंड, मंत्रिमंडल का समन्वय कार्य। प्रशासन की सुविधा के लिए सरकार को विभिन्न प्रशासनिक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है, लेकिन इन विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय नितांत आवश्यक है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है और इस बात का प्रयत्न करता है कि विभिन्न विभागों में अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न न हो तथा उनके द्वारा परस्पर सहयोग किया जाए। नंबर 3, राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण। शासन की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन करते और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। सम्राट की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। राजनीतिक स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों का चयन मंत्रिमंडल ही करता है। सम्राट इन्हें केवल औपचारिक रूप से नियुक्त कर देता है। संसद में प्रशासन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका उत्तर मंत्रिमंडल को देना होता है। नंबर 2, व्यवस्थापन संबंधी कार्य। सैद्धांतिक रूप से कानून बनाना संसद का कार्य है, तथापि आजकल यह कार्य मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। यह सत्य है कि व्यवहार में विधायी मामलों में मंत्रिमंडल संसद को संचालित या निर्देशित करती है। वह संसद का नेतृत्व करती है। मंत्रिमंडल की यह निश्चित करती है कि संसद की बैठक कब बुलाई जाए, कब उसे स्थगित किया जाए और कब उसे भंग किया जाए। मंत्रिमंडल ही राजा का उद्घाटन भाषण तैयार करती है, जिसमें आगामी सत्र के लिए सरकार की सामान्य नीति और उसके कार्यक्रम की रूपरेखा दी रहती है। यद्यपि संसद का कोई भी सदस्य उसमें विधेयक रख सकता है, परंतु अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक संबंधित मंत्रियों द्वारा ही रखे जाते हैं। केवल उन्हीं विधेयकों के संसद द्वारा स्वीकृत या पारित होने की संभावना रहती है जिन्हें मंत्रिमंडल का समर्थन प्राप्त हो। आधुनिक काल में संसद का समस्त विधायी कार्यक्रम मंत्रिमंडल द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। लावेल के शब्दों में, यह कहना अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं होगा कि वर्तमान समय में मंत्रिमंडल ही संसद की मंत्रणा एवं समिति से विधि निर्माण का कार्य करती है। कार्टर, रेने और हर्ज ने मंत्रिमंडल को लघु व्यवस्थापिका की संज्ञा दी है। लास्की ने मत व्यक्त किया है कि आज के युग में संसद मंत्रिमंडल के निर्णय को पंजीबद्ध करने वाली संस्था मात्र है। नंबर 3, वित्तीय कार्य। राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण अर्थात बजट का निर्माण और उसे संसद में स्वीकृत कराना भी मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण कार्य है। बजट वित्त मंत्री अपनी देखरेख में तैयार करता है, किंतु बजट के मूल प्रस्ताव और आधार
मंत्रिमंडल द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। मंत्रिमंडल को लोक सदन के बहुमत का जो समर्थन प्राप्त होता है, उसके कारण किसी भी कर या अनुदान की मांग में कोई कटौती लोक सदन के द्वारा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती। मुनरो का कथन है कि यदि मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के तुरंत बाद सदन में भेजे बिना ब्रिटिश बजट को लागू कर दिया जाए तो इसके अंतिम आंकड़ों में कोई विशेष अंतर नहीं होगा। नंबर 4, न्याय संबंधी कार्य। मंत्रिमंडल कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करती है। उसके एक सदस्य लॉर्ड चांसलर की मंत्रण अनुसार सम्राट न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसी प्रकार गृह मंत्री के परामर्श अनुसार वह क्षमादान करता है। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है। विधायिनी, कार्यपालिका तथा वित्तीय सभी क्षेत्रों में उसे महान शक्तियां प्राप्त हैं। देश के समूचे प्रशासन पर उसका नियंत्रण रहता है। मंत्रिमंडल की महत्ता के कारण ब्रिटिश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन में कार्यपालिका एक औपचारिक प्रधान होता है तथा दूसरा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान के नाम से किया जाता है, किंतु वास्तविक रूप से सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान नहीं वरन वास्तविक प्रधान करता है। ब्रिटेन में सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान। प्रसिद्ध विधिवेत्ता डायसी के शब्दों में, यद्यपि शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम से ही किया जाता है, परंतु इंग्लैंड के वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ कैबिनेट में ही निहित हैं। व्यवहारिक प्रशासन में मंत्रिमंडल की इतनी अधिक महत्ता प्राप्त हो जाने के कारणों की विवेचना निम्न रूपों में की जा सकती है। नंबर 1, द्विदलीय पद्धति। ब्रिटिश राजनीति में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, अनुदार दल और मजदूर दल। इसके अतिरिक्त उदार दल, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, साम्यवादी दल और अन्य दल हैं, लेकिन उन्हें सत्ता प्राप्त होने के अवसर कम है और इस दृष्टिकोण से उनका विशेष महत्व नहीं है। इंग्लैंड में द्विदलीय पद्धति होने के कारण एक दलीय मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। जिस राजनीतिक दल का मंत्रिमंडल होता है उसे लोक सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त रहता है और अपने बहुमत के बल पर मंत्रिमंडल के द्वारा प्रशासन और कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है। नंबर 2, लोक सदन पर अत्यधिक कार्यभार। वर्तमान समय में राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ जाने के कारण लोक सदन का कार्यभार बहुत अधिक हो गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष में लगभग 6 महीने तो लोक सदन की बैठकें ही नहीं चलती। इस कारण लोक सदन अपने कार्य समय पर नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में कैबिनेट पर नियंत्रण रखने के बजाय लोक सदन कैबिनेट का अनुसरण करने में ही संतुष्टि अनुभव करता है। नंबर 3, सुधार कानूनों का परिणाम। सन 1832, 1867 व 1884 के सुधार कानूनों से स्थिति परिवर्तित हो गई। मतदाताओं की संख्या 6 बढ़ जाने के कारण व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत आधार पर चुनाव में विजय प्राप्त करना संभव नहीं रहा। व्यक्ति राजनीतिक दलों की सहायता से चुनकर आने लगे तो इसके लिए राजनीतिक दलों के अनुशासन को स्वीकार करना स्वाभाविक हो गया। इस प्रकार सुधार कानूनों से सुसंगठित राजनीतिक दलों और दलीय अनुशासन को जन्म दिया। नंबर 4, कठोर दलीय अनुशासन। मंत्रिमंडल को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण प्रयोग राजनीतिक दलों के निरंतर बढ़ते हुए कठोर दलीय अनुशासन ने दिया है। आजकल दल का अनुशासन इतना कठोर हो गया है कि प्रत्येक सदस्य को दल के आदेशों का पालन करना ही होता है। यदि वह ऐसा न करे तो उसे दल से बहिष्कृत किया जा सकता है, जिसका सामान्यतया तात्पर्य होता है राजनीतिक जीवन का अंत। लोक सदन में प्रत्येक दल का सचेतक होता है जो किसी विधेयक पर मतदान के समय अपने दल के सदस्यों को निर्देश देता है कि उन्हें संबंधित विधेयक का समर्थन करना है या विरोध। बहुमत दल का सचेतक प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार कार्य करता है और सदस्यों के लिए सचेतक के निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। नंबर 5, शासन कार्य की जटिलता। वर्तमान समय में शासन कार्य बहुत जटिल हो गया है और कानून निर्माण तथा शासन क्षेत्र में ऐसी पेचीदगियाँ
समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं, जिन्हें भली भांति समझना संसद के सदस्यों के लिए साधारणतया संभव नहीं होता। लोक सदन द्वारा प्रशासन संबंधी जटिल बातों को पूर्णतया न समझ सकने और मंत्रिमंडल के सदस्यों के अपेक्षाकृत अधिक योग्य होने के कारण लोक सदन की अपेक्षा मंत्रिमंडल को अधिक महत्ता प्राप्त हो गई है। नंबर 6, प्रदत्त व्यवस्थापन। वर्तमान समय में संसद के कार्यभार की अधिकता और कानून निर्माण में निरंतर बढ़ती हुई जटिलता ने एक नवीन प्रवृत्ति को जन्म दिया है, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन के नाम से जाना जाता है। संसद के पास सभी विषयों के संबंध में कानून निर्माण के लिए आवश्यक समय और ज्ञान न होने के कारण संसद कानून की केवल मोटी रूपरेखा पारित कर देती है और इन कानूनों की अधीन नियम तथा उपनियम बनाने और आदेश जारी करने की शक्ति प्रशासनिक विभागों को देती है। यही प्रदत्त व्यवस्थापन है और इसके कारण मंत्रिमंडल को कानून निर्माण के क्षेत्र में बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं। नंबर 7, संसद की कार्यवाही के नियम। संसद की कार्यवाही के नियमों ने भी मंत्रिमंडल की शक्ति बढ़ाने में योगदान दिया है। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही सम्राट संसद का अधिवेशन बुलाता है और संसदीय अधिवेशन का समय घटाने बढ़ाने का निर्णय मंत्रिमंडल ही करता है। मंत्रिमंडल की इस बात का निर्णय करता है कि संसद के विचार हेतु कौन से विषय रखे जाएं और उन पर कितना समय दिया जाए। इसके अतिरिक्त संसद का अधिकांश समय मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित विधेयकों पर ही चला जाता है और निजी सदस्यों के विधेयकों पर विचार के लिए बहुत ही कम समय शेष रहता है। संसदीय कार्यवाही के नियमों के कारण कानून निर्माण व कार्य मंत्रिमंडल की इच्छानुसार ही होता है। राष्ट्रीय आपात। 20वीं सदी के इंग्लैंड में बार बार आने वाले राष्ट्रीय आपातों ने भी मंत्रिमंडल की शक्ति को बढ़ाने में योगदान दिया है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध तथा 1930 के आर्थिक संकट का सामना करने के लिए संसद के द्वारा मंत्रिमंडलों को अधिक व्यापक शक्तियां प्रदान कर दी गईं और इन अवसरों पर ब्रिटिश मंत्रिमंडल की स्थिति तानाशाह जैसी हो गई। नंबर 9, राष्ट्रीय वित्त पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण। वर्तमान समय में राष्ट्रीय वित्त पर मंत्रिमंडल के नियंत्रण ने समस्त प्रशासनिक व्यवस्था पर मंत्रिमंडल के प्रभावों को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। नंबर 10, मंत्रिमंडल के पास लोक सदन के विघटन की शक्ति। लोक सदन पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण स्थापित होने के कारण मंत्रिमंडल के पास लोक सदन को विघटित करने की शक्ति है। वर्तमान समय में यदि कभी मंत्रिमंडल यह अनुभव करे कि उसकी नीति और कार्यों को राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है, लेकिन लोक सदन इसे पूरा करने के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त नहीं कर रहा है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा सम्राट को परामर्श देकर लोक सदन को विघटित करवा दिया जाता है। जेनिंग्स ने ठीक ही कहा है कि लोक सदन भयभीत रहता है कि कहीं सरकार पराजित न हो जाए और लोक सदन को विघटित न करवा दिया जाए। यह भय ही सरकार द्वारा अपने बहुमत सदस्यों पर नियंत्रण